हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार बढ़िया होगा। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक क्यों गिरता है और लोगों को क्यों लॉस होता है। दूसरी बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर होता है और जो मतलब छोटी छोटी पूंजी से निवेश करता है, उसका लॉस क्यों होता है। तो दो चीजें हैं आज हम बात करेंगे जिस पर डिस्कस कि स्टॉक में जब आप कोई इक्विटी या सिक्योरिटी स्टॉक या किसी कंपनी को खरीदते हैं तो वो स्टॉक आपको लॉस क्यों करता है, क्यों गिरता है, इसके क्या कारण होते हैं। दूसरी बात करते हैं कि रिटेल हमारा जो इन्वेस्टर है उसे लॉस ही क्यों होता है। और देखा जाए तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट कम होता है, लॉस ज्यादा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं और वो किसी स्टॉक में 2 साल 3 साल 5 साल तक बैठे रहते हैं और वो स्टॉक पैसा बना के नहीं देता है। तो फिर ये बात आती है कि भाई 4-5 साल हम अगर किसी स्टॉक को टाइम दिया और वो उसने पैसा बना के नहीं दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मतलब प्राइस पे स्टॉक खरीदा है आपने और वो स्टॉक उस पे मतलब वहां तक भी नहीं आ पाता या उसके आसपास घूमता रहता है। एक स्टॉक को मैं काफी दिनों से उसे ट्रैक कर रहा, एशियन पेंट वो 400 रुपए ऊपर 400 रुपए नीचे मतलब 200-300 रुपए की रेंज में वो चलता है, लेकिन स्टॉक पैसा बना के नहीं दे रहा। दूसरी बात करें आपका एचडीएफसी बैंक को अगर आप देखेंगे तो वो भी पैसा बना के नहीं दे रहा है, वो एक रेंज में स्टॉक घूम रहा है। तो बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो ये लॉट ऑफ चीजें हैं। तो जैसे कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इनको दिक्कत होती है और कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई स्टॉक गिरता क्यों है और मैं जैसे लेता हूं तभी क्यों गिर जाता है, ऐसे क्या कारण है। तो लॉट ऑफ चीजें होती है। तो आज मैं जो रिटेल इन्वेस्टर है मैं उनका जो कंफ्यूजन है उसको थोड़ा दूर करने का मेरा प्रयास है, जिससे कि अगर वो मेरे वीडियो को देखेंगे और अगर उनको चीजें समझ आ गई और खुद से प्रयास करना शुरू किया तो ये उनकी हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपका जो मतलब कंफ्यूजन है या जो कमियां हैं जहां आप कहीं ना कहीं गलती हो रही है वो सबको दूर हो जाएंगे अगर आपने देखेंगे और टाइम देंगे। देखिए, ऐसा वीडियो मेरे को तो पता नहीं कितना लंबा हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि कम समय में आपको अच्छी चीजें समझाने का प्रयास करूं। और उससे पहले मैं शुरू करूं, मेरा डिस्क्लेमर रहता है हर स्टॉक में मतलब हर वीडियो में कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं और आप भी किसी दूसरे के कहने से कोई स्टॉक को बाय और सेल ना करें। तो मैं भी नहीं देता हूं, मेरे कहने से भी आप स्टॉक को बाय और सेल ना करें, सावधानी रखें, क्योंकि पैसा बड़ा वैल्यूएबल होता है और इसको हमेशा सही जगह पैसा लगाना चाहिए जब आपका खुद का कन्विक्शन हो। और यदि नहीं लगा पा रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं क्योंकि वहां इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता लेकिन रिटर्न भी कम होता है। अब यदि आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो मार्केट से, इक्विटी मार्केट से, तो आपको एक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ेगा और चीजें सीखनी पड़ेंगी। और जब सीख जाएंगे तो आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, बहुत सारा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। अब बात आती है, कुछ लोग सोचते हुए कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी नहीं हूँ, कॉमर्स का विद्यार्थी नहीं हूँ और मैंने जो है एमबीए नहीं किया, सीए नहीं किया। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट में इन सब्जेक्ट से इनका कोई लेने देना नहीं। केवल टर्मोलॉजी की बात होती है तो टर्मोलॉजी आप भी सीख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सब्जेक्ट अलग चीज है, लेकिन जो मार्केट है वो प्रैक्टिकल अलग चीज है। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें वो व्यक्ति सक्सेस होता है, वो सफल होता है जो मार्केट से सीखता है और मार्केट के साथ काम करता है। जिस प्रकार से मार्केट कहता है उस प्रकार के प्रिंसिपल से अगर आप काम करते हैं तो मार्केट आपको सिखा देता है। और इसमें कोई बस 2-3 चीजें जो ऐसी हैं जो कॉमन, जो आपको डेवलप कर लेनी चाहिए। एक तो कॉमन सेंस आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, दूसरा साइकोलॉजिकल होना चाहिए ना कि लॉजिकल। लॉजिक ना लगाएं इसमें, केवल साइकोलॉजिकल तरीके से सोचिए। और अगला जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो कमियां हैं या जो चीजें हैं जो मैं बताऊंगा उनसे थोड़ा दूर रहे। तो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो लंबे समय तक पैसा लगाते हैं स्टॉक में, उनका लॉस क्यों होता है। तो हम पहली जो बात है, हम कहते हैं स्टॉक क्यों गिरता है। स्टॉक क्यों गिरता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉक गिरने के पीछे कई कारण होते हैं। आप जब देखेंगे स्टॉक को, जैसे कोई वैसे स्टॉक आप कहते हैं मैंने जो स्टॉक गिरा वो क्यों गिरा। बात यहां आती है कि दूसरे लोगों ने लिया वो स्टॉक चल रहा है, लेकिन मैंने स्टॉक जो लिया वो क्यों गिरा। मेन बात इस पे होने वाली है। तो चाहे तो एक मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई बंदा ऐसा हो जो चीजें नहीं जानता है,
तो इन दोनों के साथ ये दिक्कत आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप निवेश करते हैं लंबे समय के लिए तो इस प्रकार की दिक्कतें क्यों आती, मतलब ऐसा क्यों होता है? तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैंने जैसे स्टॉक खरीदा, आपने जैसे खरीदा, और जैसे कोई पीछे से कोई देख रहा है, दो तीन मतलब जैसे खरीदा तुरंत गिर गया स्टॉक, तो आपको ऐसा लगता है कि जब मैं खरीदता हूं तभी ऐसा क्यों होता है। तो इन सारे के मतलब सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो पहली बात करते हैं कि जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो करते क्या है। देखिए, मैं किसी की कमियां नहीं गिनाना चाहता, लेकिन मोस्टली जो लोग करते हैं मैं उन पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजें कि कहां गलतियां होती हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर से। और ऐसा नहीं कह रहा मैं सभी रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनसे ये गलतियां होती है। कुछ रिटेल इन्वेस्टर हमारे बहुत बढ़िया है, जो बढ़िया से काम कर रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं। तो मेरा वीडियो ज्यादातर मोस्टली उन्हीं के लिए जिनको लॉस हो रखा है या जो प्रॉब्लम में है और इनको समझ नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट से बहुत सारा लॉस करके वो निकल जा चुके और फिर उनको लगता है कि ये मार्केट छोड़ दिया और गैम्बलिंग है। तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो पहली बात करते हैं जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है वो करते क्या। तो पहली गलती क्या करते हैं, देखिए अगर आप टीवी देखते हैं तो 9 बजे टीवी खुल जाती है और 9 बजे से पहले भी टीवी पे बहुत सारे एंकर्स आ जाते हैं और जो स्टॉक का अपडेट बताते हैं कि ये स्टॉक ये है, ये स्टॉक ये है, और ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये लार्ज कैप है, और इतना ना ये क्या। देखिए एक चीज पता है, ये चीजें बड़े आसान होती है टीवी पे करना। क्यों भाई, सारी चीजें तो अवेलेबल रहती हैं, कोई रिसर्च करना है जो सारी चीज रहती है तो ये बता सकते हैं, आप स्कैनर से निकाल लेते हैं फिर आपको बताते हैं। लेकिन डीपली क्या वो आपको चीजें नहीं बताते। तो सुबह सुबह बहुत सारे एंकर, चाहे जीटीवी देख रहे हो, चाहे आप और कोई चैनल देख रहे हो जो जिसमें मतलब एक्सपर्ट पैनल बैठता है, तो आप क्या करते हैं कि जो एक्सपर्ट ने बताया कि भाई आपने देखा होगा भाई लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है, शाम को भी बताते हैं सुबह बताते हैं। तो लॉन्ग टर्म पिक कब बताते हैं, भाई ये स्टॉक को 200 रुपये चल रहा है और इसे आने वाले 1 साल अगर होल्ड करेंगे तो आप इसे 300 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये बताते हैं। मैंने भी ये गलतियां की, मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन वो फिर मेरे को पैसा बना के नहीं देता स्टॉक, तो मैं बड़ा परेशान रहता था। तो जब उस एंकर ने उसको रिकमेंड कर दिया, आपने क्या करा, उस स्टॉक को तुरंत ही बाय कर लिया। लेकिन आपने कभी सोचा कि आपने उस एंकर के कहने से वो स्टॉक क्यों खरीदा? आप उस एंकर को जानते हो या आपने उस एंकर की पर्सनल सेवाएं ले रखी हैं क्या? वो अगर रिसर्च एनालिस्ट है तो क्या आप उनकी सर्विस लेते हो? पेड सर्विस लिया या प्रीमियम सर्विस लिया? नहीं लिए ना। तो जब एक आपने प्रीमियम सर्विस उसकी नहीं ली तो वो आपको क्यों रिकमेंड करेगा? अगर रिकमेंड कर रहा है टीवी पे तो पॉपुलर होने के लिए आए। और दूसरी बात, अगर आपने स्टॉक खरीद लिया और लॉस हो गया तो क्या आप उनसे पूछेंगे कि मेरे स्टॉक में लॉस हो गया, आपने रिकमेंड किया था? पूछ पाएंगे? नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ना आप उनसे बात कर पाएंगे, और आप ज्यादा बात करेंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो जब उनके साथ आपका संवाद नहीं हो सकता, जब वो आपके सवालों के जवाब नहीं दे, तो आपने पहले तो गलती ये की आपने स्टॉक उनके कहने से खरीदा थे। और क्या ऐसा भी तो हो सकता है आपको जो शेयर मार्केट है उसमें इनसाइड ट्रेडिंग भी हो सकती है। जैसे वो बंदा टीवी पे बैठा है, अगर किसी को बता देता है जानने वाले को अपने कि मैं टीवी पे आने वाला हूं, वो कोई स्टॉक रिकमेंड करूंगा, और आप उस स्टॉक को 2 दिन 3 दिन पहले खरीदवा दिया, उसने खरीद कर रख लिया, और जैसे उस बंदे ने आके टीवी पे बोला कि ये स्टॉक इस तारीख से इस टारगेट के लिए खरीद लिया इन्वेस्टर, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, या शॉर्ट टर्म के लिए, तो रिटेलर तो जैसे बोलेंगे तब खरीदेंगे। वहां पहले से बंदा खरीद के बैठा, जब पहले से कहते उसको तो जब रिटेलर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो टूट के पड़ेंगे उस पर स्टॉक पर, और बहुत बड़ी मात्रा में उसे खरीद लेंगे, और वो 1-2 दिन चलेगा, फिर जो बड़ा इन्वेस्टर है वो क्या करे, उस स्टॉक को बेच देगा। आपको तो पता नहीं, जब वो स्टॉक नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो आप फंस जाएंगे उसमें, फिर आप इंतजार करेंगे अपना कि कब ये मेरी बाइंग प्राइस पे आए तब मैं इसे बेचूं, और वो बाइंग प्राइस पे आता नहीं है, वो नीचे 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 धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है और आपको एक लॉस बन जाता है। और फिर आपकी नेचर क्या बन जाता है, बोले जिस रेट पे खरीदा उससे कम से कम उससे नीचे तो बेचना नहीं तो मेरा लॉस हो जाए। लेकिन कभी तो इसकी ये एक कारण है, इसकी वजह से लॉस आपको होता है। दूसरी बात करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे क्या है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, और चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी इन्फ्लुएंसर खराब है, नहीं, कुछ बहुत जेन्युइन बंदे भी हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कभी कि स्टॉक को बाय कर लो। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैं जो काम करता हूं वो एडुकेटर की तरह,
मैं कभी किसी व्यक्ति को टिप्स नहीं देता, स्टॉक रिकमेंड करता हूं। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे कहने से अगर किसी ने स्टॉक खरीद लिया और उसको नहीं आता चाहिए तो लॉस हो जाएगा, और उसको लॉस के लिए जिम्मेदार कौन हो भाई? कल के लिए मैं ही तो जिम्मेदार हूँ जब मैंने कहा है। लेकिन लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, लेकिन स्टॉक को रिकमेंड कर देते, तब बड़ा अपना कालर ऊंचा करके कहते हैं मैंने स्टॉक रिकमेंड किया और स्टॉक चल गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर पूछेगा भी नहीं, अगर लॉस हो गया तो फिर नहीं कहेंगे ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया। तो यहाँ आपको समझने की आवश्यकता होती है। हमेशा सोशल मीडिया पे ऐसे जो एडुकेटर हैं, जो चीजों को बताते हैं, कंसेप्ट बताते हैं, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, ना कि जो टिप्स देते हैं या स्टॉक को रिकमेंड, उनको फॉलो ना करें। अगर कोई बंदा फॉलो करता है या यदि आप उनकी प्रीमियम सर्विस लेते हो और वो आपको देते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रीमियम सर्विस भी देता है वो ये नहीं कहता कि आप इस स्टॉक को बाय कर लो या होल्ड कर लो, नहीं, वो कहता है अगर ये पैरामीटर सही है स्टॉक में तब उस स्टॉक को पैसा लगाना चाहिए, जो अच्छा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होता है। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को बोले ये स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है और बहुत बड़ा पैसा बना कर देगा। तो इसमें जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है वो फंस जाते हैं और वो क्या करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर के कहने से उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। जब वो बाय कर लेते हैं तो क्या होता है, वो स्टॉक चलता नहीं है, उसके पीछे और तो कोई कारण होता नहीं। जब वो चलता नहीं तो उनको लॉस हो जाता है। फिर वही बात, जब लॉस हो जाता है तो कहते हैं मैं बाइंग प्राइम पे आ जाएगा तभी बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा। तो उसकी वजह से मतलब लॉस हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कि हम जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है, अगर कुछ लोगों को चार्ट देखना आता है तो चार्ट देखना, देखिए चार्ट जो होता है वो प्राइस की परछाई होती है, मतलब पहले प्राइस चलता है, चार्ट बाद में चलता है। लेकिन चार्ट जब बन जाता है, शाम को मार्केट क्लोज हो जाता है 3:15 में, उसके बाद देखता है ये क्या चार्ट बना है, अगर यहाँ खरीदा होता तो यहाँ बेचा होता। तो ये कहना 3:15 बजे के बाद तो अच्छा लगता है, जब मार्केट चल रहा होता है तब बड़ा मतलब बहुत ज्यादा कठिन होता है कि कहाँ ये चार्ट क्या डिसाइड करेगा। तो चार्ट बनने के बाद हमेशा अच्छा लगता है, जब वो चल रहा होता तब अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, अगर कोई जो ट्रेडर्स हैं, इनकी आंखें ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, वो बंदे जो चार्ट देख के इंट्राडे कर सकते हैं तो वो उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर मतलब 100 स्टॉक खरीदे और हम चाहते हैं कि वो 125 रुपए का हो जाए, नहीं। जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या मोटा पैसा लगाते हैं। जैसे मान चलो कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का, तो वो ये इवेंट करते हैं अगर 105 का हो गया तो मैं तुरंत बेच दूंगा। तो वो इस चीज का बेट करते हैं, वो मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो जब मोमेंटम आता है तो वो 100 रुपए पे खरीदता है, 105 पे बेच दिया, तब वो लाखों की संख्या में स्टॉक खरीदते हैं, तब उनको 5 रुपए पर स्टॉक अगर मिल जाता है तो उनको बहुत सारा पैसा। हमारा रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, अगर मान लो 200 शेयर खरीदेगा 100 पे, तो वो सोचेगा 120 125 हो तब बेचूंगा। लेकिन तब तक लोग जाने कहाँ देंगे, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर डेली ट्रेड होते हैं उसमें, और लोग बाय और सेल करके निकल जाते हैं, होल्डिंग नहीं हो पाती, तो वो स्टॉक ऊपर कहाँ जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर जाता है बाइंग मतलब ऊपर से सेल का प्रेशर आ जाता है, मतलब लोग अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वहां तो लोग 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए को काम करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है कि अगर ये 100 का स्टॉक लिया 120 का होगा तभी बेचूंगा, तो उसको इसकी वजह से भी लॉस होता है। तो चार्ट देख के ना करें। दूसरी एक चीज और होती है जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर वो क्या करते हैं, जैसे मान चलो पता चल गया कि लोग इसमें स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, लोग इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो लोग क्या उस स्टॉक के ऊपर टूट के पड़ेंगे। मतलब भीड़ देख करके, मतलब भेड़ चाल होती है, समझते हैं कि एक भेड़ जिधर को चलेगी उधर ही सारे लोग चलेंगे। मैं देखिए किसी को भेड़ नहीं कह रहा, एक कहावत है, तो मेरी बात को इत्तेफाक ना ले, एक जो कहावत है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे एक भेड़ इधर चली तो सारी भेड़ उधर चलेंगे, आपने देखा वो एक जेनेटिक उसमें गुण होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ सब लोग वही काम करें तो उसको भी करें, बोले सब लोग करें तो अच्छा ही होगा, ऐसा सोचा होगा आपने। और लोग सोचते भी हैं कि जब 10 20 50 100 लोग कर रहे हैं तो वो हम भी करें तो भी सही होगा। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है कि वो सारे के सारे लोग गलत हों, उनको पता ही ना हो और आप उसमें शामिल हो। तो भीड़ से हमेशा, क्राउड से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे कहीं सोशल गैदरिंग है, कोई इवेंट्स है या कोई रिलीजियस प्रोग्राम है, तो जहां अगर क्राउड होता है तो वहां जाने से बचें, क्योंकि वहां बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। आपने देखा हो, मेला हो कुछ भी हो और उसमें लोगों की जान चली जाती है। तो यही हाल क्या है स्टॉक में, इक्विटी मार्केट में भी होता है। यदि उस भीड़ में चले गया, उस भीड़ में चले गए और वहां अपना पैसा लगा दिया तो आप पैसे से मारे जाएंगे, वहां आपको फिर लॉस होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकता। तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसा भी काम करते हैं। तो ये बात ना, मतलब इस बात को ध्यान से देखें। तो मैं ये बताता हूं। और एक लास्ट पॉइंट और है, जो गलतियां करते हैं स्टॉक में हमारे रिटेल इन्वेस्टर। पहली गलती क्या करते हैं,
या जो भी पैसा है तो 1 या 2 मैक्सिमम 5 स्टॉक खरीद लेंगे, फिर बैठ के इंतजार करेंगे कि 5 स्टॉक मैंने खरीद लिया और जो है मुझे प्रॉफिट चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 5 स्टॉक नेगेटिव चले जाते हैं नीचे की तरफ और उसमें सब में लॉस हो जाता है। तो आपको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, अगर सब में 2% 10% आपका लॉस हो जाता है। तो निवेश करने में अगर 5 स्टॉक ले रखे तो जरूरी नहीं है 5 को 5 चलो, हो सकता है 4 ना चले, 1 चले, तो वो उसको एवरेज भी कर सकता है, लेकिन कभी कभी एवरेज नहीं कर सकता। तो रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये भी काम होता है। जब वो इस प्रकार का काम करता है तो उसको रिटेल इन्वेस्टर को लॉस होना ही होना है, वो उससे बच नहीं सकता। अगर वो इतने जो पैरामीटर मैंने बताए हैं, अगर उनमें से किसी को भी फॉलो करता है रिटेल इन्वेस्टर, तो उसको लॉस होना ही होना है। वो मार्केट से पैसा नहीं बना सकता, मार्केट उसे रिवार्ड नहीं करेगा। अब बात आती है कि रिटेल इन्वेस्टर करे क्या। अब आप कहेंगे सर ने बता तो दिया कि ये गलतियां करते हैं, अब इस गलतियों का कोई प्रायश्चित या कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर इसको ना करे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो गलतियां करें उनका सुधार नहीं है। आप अपनी आदत में अगर चाहते हैं कि इन सारी चीजों से मुझे मुक्ति मिल जाए और आप भी मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों को पहले तो छोड़ना होगा आपको। इनमें जो मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं उनमें किसी में बिलीव नहीं करना है आपको। अगर आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं, तो जो ऊपर मैंने चीजें अब तक बताई उनको सबको छोड़ना पड़ेगा आपको। जब आप इन्हें छोड़ देंगे एक नई शुरुआत करिए, फिर देखिए, क्योंकि मार्केट आपको चीजें आती है, ऑर्डर लगाना आता है, चीजें देखनी आती है, तो मार्केट में सक्सेस होंगे आप, ये मेरा वादा आपसे। आप 200% मार्केट से पैसा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, जो चीजें मैंने ऊपर डिस्कस करी उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आप चीजें छोड़ देंगे फिर आपके लिए रास्ते स्टॉक मार्केट के, मतलब इक्विटी मार्केट के खुले हुए हैं और बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो पहला क्या काम क्या करना है, मैंने आपको बताया, टीवी जो एंकर है या जो टीवी पे रिकमेंड कर रहे हैं स्टॉक को, उनके कहने से स्टॉक नहीं खरीदना, ये बात ध्यान रखना, ये बात समझ। दूसरा, चार्ट आपको नहीं देखना, चार्ट देख करके निवेश नहीं करना। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अलग बात है, लेकिन चार्ट देख के निवेश नहीं करना है। दूसरे लोग जो कर रहे हैं निवेश, उनके पीछे नहीं जाना है, अपना दिमाग जरूर लगाना है उसमें। जब आपको चीजें सही लगे तभी आपको निवेश करना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि जो 1 या 5 स्टॉक में आप जो निवेश करते हैं वो नहीं करना आपको। कम से कम 15 स्टॉक अपने जो निवेश करें, कम से कम 15 स्टॉक अपने मतलब पोर्टफोलियो में रखें कम से कम, और मैक्सिमम 30 स्टॉक आप रख सकते हैं। तो 15 स्टॉक से कतई कम नहीं होने चाहिए। और अगर 15 से 30 के बीच में स्टॉक रखते हैं तो आपको लॉस होने का मतलब, मैं एक चीज बता दूं, इन्वेस्टमेंट में कभी लॉस होता ही नहीं है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लॉस हो ही नहीं सकता। देखिए, लॉस उनको 2 ही कंडीशन में हो सकता है, जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर सही तरीके से करते हैं। पहला कारण है कि अगर किसी देश में कोई समस्या हो जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटीज आए तो मार्केट क्रैश करता है, जैसे कोविड में आया, तो कोविड में बढ़िया से बढ़िया स्टॉक गिर गए। तो अगर इस प्रकार की कोई विपत्ति या आपदा आ जाती है तो उसमें तो भाई मार्केट गिरता ही गिरता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। जब पूरी दुनिया खत्म हुई है तो हम क्या करेंगे, तो दुनिया नहीं खत्म हो रही है तो मतलब वो समस्या अगर टल जाती है, और यदि आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक पड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन वो उसमें नॉमिनी तो कोई ना कोई होगा, तो वो पैसा नॉमिनी को रहेगा। मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मेरे कहने का मतलब अगर कभी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए कोविड जैसी, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो लॉस में ना बेचें, मतलब लॉस में ना बेचें। जब भी मार्केट गिरे और आपने स्टॉक खरीद रखे हैं सही है तो उनको नहीं बेचना चाहिए, आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां आती है तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे। मैं आपको बता दूं, एसबीआई की बात करें 175 रुपए पे स्टॉक था जो कोविड काल में। टाटा मोटर की बात करें तो 140 रुपए पे स्टॉक था। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे, बाद में कितने गुना बढ़ गए बताइए। तो अगर कोई स्टॉक नीचे गिर जाता है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। वो पैसा है आपका, वो जीरो तो नहीं हो सकता ना खत्म हो सकता, वो तो आपने कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रखी है, उस कंपनी के मालिक है, आप ओनर है। तो ये चीज है। तो मेरा कहने का मतलब, कंपनी में किसी निवेश अगर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें लॉस होने का मतलब ही नहीं होता। लॉस होती क्या चीज है, लॉस हो ही नहीं सकता आपको। लेकिन जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, अगर उन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और हमेशा पैसा बनेगा। वो बात अलग है, 1 महीना पैसा ना बने, 2 महीना ना बने, कोई स्टॉक 1 महीना ना 3 महीना ना चले, लेकिन स्टॉक को चलना ही पड़ेगा, पैसा बना के देना ही पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो आपको करना क्या है? अब बात आती है 100 बात की एक बात, आपको करें क्या? तो पहले निवेश करने से पहले क्या करना है कि जो कंपनी है जिसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं तो उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ आना चाहिए। अब मान के चलो आपको बिजनेस मॉडल समझ नहीं आता है, वो कंपनी करती क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, कंज्यूमर कहाँ कहाँ है, कहाँ माल सप्लाई करती है, कैसे प्रोडक्शन करती है। अब कहेंगे इसकी जरूरत क्या है हमें? भाई एक बार बताइए, उस कंपनी में पैसा लगा रहे आप, लगा रहे ना लगा रहे? अब मान के चलिए, जब मान के चलो आप किसी दूसरे के कहने से लगा रहे थे पैसे, तो पैसे बन नहीं रहे। जब आप खुद का कन्विक्शन आ जाए तो उसके लिए तो पैसा लगाओगे, दूसरे के कहने से कब तक काम करोगे बताओ? भाई खुद सेल्फ डिपेंड नहीं बनना है। तो जब सेल्फ डिपेंड बनना है, एक्टिव इन्वेस्टिंग करनी है और मार्केट से पैसा कमाना है। भाई अगर आपको पैसा नहीं कमाना है दूसरे तो फिर आना ही आपका बेकार है इक्विटी मार्केट में। तो अगर आप इक्विटी मार्केट में रहना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और जो इन्फ्लेशन है आने वाले समय मुद्रास्फीति है उसको अगर बीट करना है, उसको बीट करना है, अपनी जो वैल्यू है उसकी मनी की जो वैल्यू बनाए रखना है, तो आपको इक्विटी मार्केट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो इस बात को ध्यान रखें। तो देखिए सोने की बात करें तो सोने में भी आप निवेश कर सकते हो। सोने में निवेश करने का मतलब उसमें तो कोई बिजनेस मॉडल समझना नहीं है। अब सोने में निवेश करना कैसे? इस समय सोना बहुत महंगा है, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप मंथली ईटीएफ खरीद सकते हो गोल्ड का, और मंथली खरीदिए, मतलब जब भी आपको पैसा तब खरीद डाल, तो वो एवरेज हो जाता है, तो आपको लंबे समय प्रॉफिट देगा। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट की। इक्विटी मार्केट में अगर निवेश करना है, आपको स्टॉक में निवेश करना है, तो सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप बिजनेस को नहीं समझेंगे, बिजनेस मॉडल क्या है, ये चीजें पहले समझना चाहिए। अब मैं बताऊं बिजनेस का मॉडल, जैसे मुझे कोई बिजनेस पसंद है, आपको कोई और बिजनेस पसंद है, तो आपको जो लगता है, जिसको आप अपने परिवार में लोगों को समझा सकते हो, तो उस प्रकार के बिजनेस को आपको चूज करना चाहिए, उस प्रकार की कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए, फिर उसका बिजनेस समझना चाहिए। जैसे आजकल एफएमसीजी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे कृषिवाल फूड है, एलएलटी फूड है, और आपका हॉस्पिटल है, जीना सिको हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल है, डॉक्टर रेड्डी हॉस्पिटल है, मैक्स है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे ऑटोमोबाइल की बात करें, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर है, टीवीएस है, आइसर मोटर है। तो इस प्रकार की कंपनियां, फार्मा, जो चीज आपको पसंद आती हो। जैसे मुझे इंश्योरेंस पसंद नहीं है, समझ में नहीं आता, तो मैं इंश्योरेंस कंपनियां नहीं देखता हूं। और जैसे मतलब लॉजिस्टिक का सेक्टर है, तो जो चीज आपको समझ में आती है उस बिजनेस को ट्रैक करिए, कोई दिक्कत नहीं। पैसा सबको बना के देना है आपको, तो पहले तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। अब बात करते हैं कि आपको कंपनी का क्या करना चाहिए। कंपनी का लेटेस्ट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए। भाई वैसे तो लोग क्या कहते हैं कि कंपनी का क्या पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। भाई एनुअल रिपोर्ट 1 साल में 1 बार आती है, और वो पढ़ ले, आगे फ्यूचर में तो बताती नहीं क्या होने वाला है उसमें, वो पास्ट का होता है। तो हमेशा कंपनी में हमें क्या है, स्टॉक मार्केट हमेशा आगे की सोचता है, आगे को देखकर, मतलब स्टॉक मार्केट क्या फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, मतलब फॉरवर्ड, आगे क्या करना है उसके लिए काम करता है, पीछे क्या हुआ उस पर ध्यान नहीं देता स्टॉक मार्केट। अब तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले हमें कंपनी का जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट होता है, कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, उसको पढ़ना चाहिए। ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लेटेस्ट होते हैं। जब किसी कंपनी का रिजल्ट आता है क्वार्टरली, आपको मालूम है हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो क्वार्टरली जब रिजल्ट आते हैं तो उस कंपनी का आपको लेटेस्ट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है कॉन कॉल और पीपीटी और प्रेस रिलीज। अब ये मिलेंगे कहां, मैं आपको बता दूं, मैं अपने हर वीडियो में बताता। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे स्क्रीनर टाइप करिए। जब स्क्रीनर को टाइप कर देंगे, गूगल में डालेंगे, सर्च करेंगे, तो जैसे ही डालेंगे तो स्क्रीनर खुल जाएगा। फिर उसमें आता है ऑप्शन कंपनी का नाम, आप कंपनी का नाम डाल दो। जैसे मान चलो आपको जीना सिको हॉस्पिटल का देखना डिटेल, तो जीना सिको हॉस्पिटल डाल दो, आचार्य मनीष जी चलाते हैं, या महिंद्रा एंड महिंद्रा डाल दो, जो भी डालना आपने डाल दिया, वहां जाकर खुल जाएगा। राइट हैंड पे आपको पीपीटी मिलेगा, कॉन कॉल भी मिलेगा। एक और बड़े मजे की बात है कि जो कॉन कॉल होती है, कभी कभी उसका डॉक्यूमेंट नहीं आता है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग वहां अवेलेबल होती है, तो आप रिकॉर्डिंग को आराम से सुन सकते हो, उसमें पता चल जाएगा मैनेजमेंट क्या कह रहा है। और अगर आपको पढ़ने में नहीं मिल रहा है तो उसको रिकॉर्डिंग को सुनिए, सबसे बढ़िया। तो उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं जो इन्वेस्टर पूछते हैं, तो आपका पूरा क्लियर व्यू मिल जाता है कंपनी आगे क्या करने वाली है। तो इसमें हमें 2 प्रकार का डेटा मिल जाता है कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, ये तो क्वांटिटेटिव डेटा मिल जाता है और क्वालिटेटिव डेटा मिल जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा जो पीपीटी में होता है, डायग्राम होते हैं, चार्ट होते हैं, फिगर होते हैं, सब मिल जाते हैं, तो सारी चीजें मिल जाती हैं। और जो आपका कॉन कॉल होता है उसमें मैनेजमेंट की जो स्टोरी होती है, जो ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो सारी मिल जाती है, जो सुन भी सकते हैं आप, पढ़ भी सकते हैं।
अब बात आती है कि अब देखिए किसी भी कंपनी के जो कौन कौन पीपीटी होता है वो 3 चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पहला होता है कि पास्ट में जो 3 महीने बीत गए उसमें हमारा परफॉर्मेंस ये रहा, कंपनी ये बताती है भाई ये हमारा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, ये एबिटा है, ये पैट ग्रोथ है जो हमने इन 3 महीने में किया है। भाई 30 सितंबर मतलब अक्टूबर 30 अक्टूबर तक का रहता है, नवंबर आ गया तो 30 सितंबर तक जितना काम किया आपने अक्टूबर में रिजल्ट आते हैं। तो क्वार्टर कब से स्टार्ट होता है? 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं तो उनका 30 सितंबर तक का जो भी है वो उनके ये रहा। तो देखिए 30 सितंबर तक जो चीज हो गई वो गई और वर्तमान में ये कर रहे हैं और मैनेजमेंट कहता है कि आगे भविष्य में ये कर रहे हैं, अगले वाले क्वार्टर में हम ऐसा करेंगे। तो देखिए 3 व्यू मिल गए आपको कौन कौन और पीपीटी से कि पास्ट में क्या किया, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में क्या करने वाले। और फ्यूचर में क्या करने वाले, फ्यूचर में जो करेंगे उसको मार्केट देखकर रिएक्ट करता है, वो आपका पैसा तब बना के देता है। स्टॉक फ्यूचर के लिए गाइडेंस आपका बढ़िया हुआ तो बना के देगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब उसमें कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में देखना क्या चाहिए, कॉर्पोरेट में देखना चाहिए कि रेवेन्यू ग्रोथ कितना है। तो रेवेन्यू ग्रोथ आपने देख ली, रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर आपने देखना चाहिए वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ का मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रही है बेच रही है उसमें बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। और वैल्यू ग्रोथ का मतलब उसके पास प्राइस पावर है, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई डिस्काउंट नहीं तो दे रही है। तो ये अगर ये दोनों चीजें बढ़िया तो बढ़िया, तो आपको पता चलेगा रेवेन्यू ग्रोथ है। मतलब इसको हम पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी कहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो इनको AUM भी कहते हैं, इसको लोन बुक का ग्रोथ भी कहते हैं। और जो कमोडिटी बनाती है उनके मतलब क्या रेवेन्यू भी कह सकते हैं, उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी कहते हैं। तो ग्रोथ, तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का मतलब किस प्रकार से चल रही है उसका रफ्तार। तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखो इस कंपनी का कि वो आ रहा नहीं आ रहा। और दूसरी एक चीज देखें, फिर देखो उसके पीयर ग्रुप से हैं, उसमें वो कंपनी सबसे हाईएस्ट, उससे अपने साथ वाली जो कंपनियां उससे बढ़िया कर रही है। अगर उनसे बढ़िया कर रही तो सो फॉर गुड कंपनी की, सो फॉर गुड बढ़िया है। तो वो आपने देख लिया कि कंपनी का ग्रोथ रेट बढ़िया है। घटिया या कम ग्रोथ वाली कंपनी को चूज नहीं करना है, ट्रैक करते रहिए। ट्रैक करने से क्या होता है भाई रिजल्ट कभी किसी खराब आ रहा है, अगली बार बढ़िया भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जैसे टाइमेक्स की बात करें, टाइमेक्स ग्रुप की लगातार 5 क्वार्टर से उनका बिजनेस जो है हमेशा अपग्रेड होता चला जा रहा है, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है उसके, इसमें कोई दो राय। जीना सिको हॉस्पिटल जब से लिस्ट हुआ तब से उसका मतलब पर बेड का रेवेन्यू बढ़ रहा है और देखिए स्टॉक मल्टीबैगर हो गया, राइट। इथार्स हॉस्पिटल को देख लिए, डॉक्टर रेड्डी हॉस्पिटल को देख लिए, डॉक्टर रेड्डी ने डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल, उसका मर्जर हुआ है आई हॉस्पिटल और हेल्थ केयर दोनों का। तो आप इस प्रकार की चीजें देख सकते हो। बहुत सारी लॉट ऑफ कंपनियां जिसके मैं सबके नाम लेना बैठा तो पूरे वीडियो में नाम ही आए। तो ये आपको पता चल गया कि कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट में ये आपको सही है, मतलब उस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स को बढ़िया। अब दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है जो आपको देखना चाहिए उस कंपनी के बारे में, उसका देखना चाहिए मार्जिन कितने आ रहा है। मार्जिन का मतलब नेट प्रॉफिट क्या है, मतलब पैट क्या है। जैसे मान पैट हमेशा जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी वो कंपनी पैसा बना के देगी। यदि उसका पैट ग्रोथ नहीं आ रहा है, जैसे मानो चलो एटर्नल की बात करें, एटर्नल का मतलब जोमेटो, तो जोमेटो में एबिटा का लॉस है लेकिन ग्रोथ उसकी बहुत हाई है, लेकिन अभी उसको मतलब पैट ग्रोथ नहीं आ रहा, उसे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है तो वो स्टॉक चल नहीं रहा है। लेकिन एक बार बता दो, जिस प्रकार से जो पेश कर रहा है एटर्नल, मतलब डार्क गोदाम बना रहा है, वो आने वाले समय में उसका स्टॉक जो है फिर उसको मतलब मार्जिन बढ़ेंगे और उसको पैट ग्रोथ ज्यादा होगी, पैट ग्रोथ ज्यादा तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो देखना आने वाले समय में ये जो एटर्नल है पागलों की तरह पैसा बनाएगा, क्योंकि इसका कैपेक्स ज्यादातर हो चुका है और फिर आगे इनको कैपेक्स करना नहीं है, क्योंकि फिर इसी पे इनको प्रॉफिट होगा। तो मेरा कहने का मतलब मार्जिन बढ़ रहे हैं, मतलब उसका नेट प्रॉफिट या पैट ज्यादा है सेल्स ग्रोथ से। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का ग्रोथ 50% है और पैट ग्रोथ उसका 80% या 100% है, तो डबल है या 3 गुना 4 गुना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी है। जैसे हम पॉलीकैप की बात करें तो ग्रोथ उसका 18% है, पैट 56% है। अब जैसे इसकी बात करें क्या बोलते हैं विंटेज कॉफी की बात करें तो उसका जो ग्रोथ है उससे डबल है उसका पैट ग्रोथ है। तो जब किसी कंपनी का पैट ग्रोथ ज्यादा होता है तो उसको मिलता है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, मेरे अलग से वीडियो बने आप चाहे देख सकते हो उनको। तो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट होती है वो स्थिर हो जाती है, मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ती नहीं है, मतलब जो संसाधन है जो भी उन्होंने जो कैपेस पहले कर रखा है तो उस पर कोई कॉस्ट नहीं आ रही, उसी कॉस्ट के आधार पर वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। तो उससे क्या कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का सीधा मतलब है कि आपका संसाधन वही है, मतलब फिक्स कॉस्ट वही है, लेकिन आउटपुट ज्यादा आ रहा है। जब आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो आपका माल ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा मिल रहा है, बिक रहा है तो वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ गई, वैल्यू ग्रोथ बढ़ गई, फिर
आपको मार्जिन बढ़ जाता है, तो इससे पैट बढ़ जाता है, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब खर्चे कम हो जाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है और प्रॉफिट बढ़ने लगते हैं। तो इसको पैट ग्रोथ से इंडिकेट होता है ये, और इसके पीछे का जो कारण होता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज किसी कंपनी को मिलता है तो वो स्टॉक पागलों की तरह पैसा बनाता है। ध्यान रखना, वो स्टॉक आपको लॉस कर ही नहीं सकता अगर उसका पैट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ से ज्यादा, ये बात ध्यान रखना। किसी भी कंपनी को ले लो, अगर उसका ग्रोथ रेट अगर 25% है लेकिन उसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिले तब भी पैसा बना के देगा। कोई स्टॉक अगर 60% से ग्रोथ कर रहा है, उसका पैट ग्रोथ 120% है, तब भी वो पैसा बना के देगा। मतलब दोनों स्टॉक पैसा बना के देंगे। जिसका ग्रोथ हाई भी है, हाई ग्रोथ हाई पैट, तो ये समझ लो दोनों स्टॉक पैसा बना के देंगे, आप ये समझ लीजिए। लेकिन किसी ऐसे स्टॉक के साथ ना जाए जिसकी स्टोरी आपको पता नहीं, अगर उसने कैपेस करा आने वाले समय में उसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है, तो ऐसे स्टॉक के साथ आप रह सकते हो। तो हालांकि मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं, कंपनी कैपेस करे या नहीं करे। मतलब अगर कंपनी कैपेस का मतलब अगर ग्रोथ लानी तो कैपेस तो करना ही पड़ेगा। कैपेस का मतलब बिजनेस का एक्सपेंशन करे या नहीं करे, तो कई की तरह से करते हैं। कोई ब्राउन कैपेस करता है, कोई ग्रीन फील्ड कैपेस करता है। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि जो कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो उसमें एक्सपेंशन कर रही है, कैपेसिटी बढ़ानी, और ग्रीन फील्ड का मतलब है कि नया प्लांट बैठा रही। तो अगर कंपनी कैपेस करे तो उससे आउटपुट आने की संभावना रहती है। चौथा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये बढ़िया माना जाए। मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा होता है, पैट ग्रोथ ज्यादा, उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आगे की तरफ मूवमेंट करता है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी के जो डायमेंशन है या उसके जो बिहेवियर है उसको चेंज कर देता है, मतलब इंप्रूव कर देता है। जैसे मान लो किसी कंपनी का पैट ग्रोथ अगर ज्यादा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो ये समझ लो आने वाले क्वार्टर में उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो चेंज हो जाएगा, मतलब 10% है तो 15 हो जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो इसका डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना पैसा इक्विटी पर कितना पैसा पैदा कर रहा है, मतलब कैश कितना जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है। तो अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो वो स्टॉक मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, किसकी ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से। अब बात आती है चौथा जो है, लास्ट है जो मैनेजमेंट का गाइडेंस, क्योंकि सारी चीज तो मैनेजमेंट के गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस मैंने आपको बताया कौन कौन सुन लीजिए, उसका कौन कौन पढ़ लीजिए। कभी कभी पीपीटी में भी दे देता है मैनेजमेंट अपना गाइडेंस, हम आने वाले क्वार्टर में इतनी प्रकार से ग्रोथ करेंगे, ऐसे करेंगे, तो उससे पता चल जाता है। जैसे जिंका लॉजिस्टिक का अभी कौन कॉल आया, मैंने उसको पूरा सुना, तो उनका जो मैनेजमेंट है वो पॉजिटिव है, और जितने सवाल किए उनका सब मतलब बहुत बढ़िया से जवाब दिया, तो मैनेजमेंट को कोई लगता ही नहीं कोई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार की कौन कॉल अगर है, पॉजिटिव है डायरेक्शन, और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में, तो फिर वो स्टॉक पैसे बना के देता है। तो मेरी बात आपको समझ आनी चाहिए, जो आपने पिछली गलतियां की उनको छोड़ दिए, जो मैंने बताई हैं, कंपनी का ग्रोथ, मार्जिन, कैपेक्स, रिटर्न ऑन इक्विटी और मैनेजमेंट का गाइडेंस, और कंपनी का लेटेस्ट कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पढ़ना। अगर ये पढ़कर अगर किसी स्टॉक को आप खरीदते हो तो आप निश्चित हो गए, स्टॉक में मूवमेंट तो होता ही रहता है, फिर आप स्टॉक को अपने डीमैट अकाउंट में पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो मैंने बताया कि इस प्रकार की कंपनी छाटे तो कम से कम 15 कंपनी आपने उसमें होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं 15 कंपनी, क्योंकि 15 कंपनी होंगी, हो सकता है उसमें से 10 कंपनी ना चले, लेकिन यदि 5 कंपनी चल गई तो वो आपको मतलब इतना प्रॉफिट देंगे जितना 4 कंपनी चलेंगे नहीं। देखिए 4 कंपनी चलेंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन लॉस तो नहीं करेंगे, आपको लॉस इतना नहीं करेंगे बहुत ज्यादा लॉस कर दे, मतलब वो अलग बात है कि 2-4% नीचे हो, लेकिन वो 5 कंपनियां आपकी इतनी तेज भागेंगी कि वो आपके जो पोर्टफोलियो उसको रेड नहीं होने देंगे, वो ग्रीन ही रहेंगे। और अगर ज्यादा लेते तो फिर और नुकसान होने की कम संभावना हो जाती है। जैसे निफ्टी की बात करें, निफ्टी में कितनी 50 स्टॉक है, तो 50 स्टॉक हमेशा पर साल रिटर्न देते हैं ना, 9% का रिटर्न है इस बार, तो लॉस कहाँ हुआ उसमें, वो फिर तो ऊपर ही जाता है। और अगर कोई स्टॉक के क्वार्टर खराब आते हैं, किसी कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं, तो आप उसको 3 महीने बाद रीएवेल्युएट करिए, उसका कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़िए, और पढ़ करके अगर वो सही नहीं है उसे काट दीजिए, निकाल के बाहर फेंक दीजिए, दूसरा कंपनी अंदर लाइए उसमें जो बढ़िया आप देखते हैं। भाई जितनी कंपनियां आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। आप सोचते हैं कि कंपनियां मिलेंगी, भाई सबसे बढ़िया कंपनी को ट्रैक करते हैं, जो भी सेक्टर अच्छा लगे उसको देखिए, फिर उसको पढ़िए, जब पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, फिर स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, तो जो खराब करे उसे बाहर निकाल दो, जो अच्छा करे उसे अंदर लिया, उसे रिवार्ड करो। और एक काम और ना करें, एक गलती और करते हैं कि यदि कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और वो स्टॉक बढ़ के 200 रुपए हो गए,
उस स्टॉक को बेचना नहीं है। क्यों नहीं बेचना? यदि कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस बढ़िया है, कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, पैट ग्रोथ आ रहा है, उसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, तो बेचने की क्या जरूरत है भाई? तो फिर तो और 200 रुपए पर खरीदी। तो ऐसे करते जाएंगे तो क्या, फिर आपको वो स्टॉक बहुत सारा पैसा बना के देगा। बीटी रिटेल की मतलब B2 रिटेल की बात कर लो, लगातार वो पैसा बनाए जा रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अभी संभव स्टील के रिजल्ट आए, संभव स्टील अगर पूरे स्टील की बात करें तो जबरदस्त, उसमें सबसे ज्यादा वो लीडर बना हुआ है। तो संभव स्टील का रिजल्ट कितना जबरदस्त आया हुआ है। ईपैक फैब की बात, ईपैक एक कंपनी है जो कि प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बनाती है, उसका रिजल्ट देखिए आप, जबरदस्त है। तो मेरा कहने वाला जो स्टॉक बढ़िया करे उसे अपने डीमैट अकाउंट में रखिए और उसमें और स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं, और जो स्टॉक खराब करे उसे बाहर निकाल के फेंक दीजिए। तो इस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो आपको लॉस तो कभी जीवन में होना ही नहीं है। और लॉस नाम की चिड़िया को भूल जाएंगे, आपको लॉस नाम की भी चिड़िया होती है कोई। तो अगर इन्वेस्टर है तो जो सारी चीजें, इस बिहेवियर को चेंज कर लीजिए और एक एक्टिव इन्वेस्टर वाला बिहेवियर को आ जाइए उसमें, और थोड़ा मेहनत करिए, पढ़िए। जब हम अपनी खुद की शादी दूसरे के कहने से नहीं करते तो हम अपने पैसे को दूसरे कहने से कैसे लगाते बताओ? आप कॉमन बात सोचने वाली बात है भाई। मान के चलो किसी ने कहा कि ये लड़की अच्छी है, या किसी ने कहा ये लड़का अच्छा है, तो हम लोग ये बात तो मान लेते हैं, लेकिन खुद तो ऑब्जर्व करते हैं ना कि शादी करने लायक परिवार है या नहीं है। या मानो चलो किसी ने कहा कि आपका ये बच्चा, इसमें आपका कैरियर बन सकता है, अरे उस बच्चे से तो पूछो कि वो उसमें कैरियर बनाना चाहता है नहीं बनाना चाहता है। तो यही काम स्टॉक के साथ होता है, जिस कंपनी के साथ होता है। जब आप कंपनी को पढ़ेंगे, जब चीजें समझ आएंगी, तो आपको लगता है कि हाँ इसमें पैसा डाला जा सकता है और ये निवेश हमें पैसा बना के दे सकता है, तभी तो हम उसमें निवेश करना चाहिए हमें। मेरे कहने से या नहीं, आपको खुद में कन्विक्शन आना चाहिए। मैं एक एडुकेटर हूं, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूं, तो मेरा काम है कि सही चीजें समझाना, सही चीजें समझाना, और मैं वही प्रयास करता हूं। बाकी देखिए आपका अपना स्वतंत्र है, आपकी मर्जी है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और आने वाले समय में मैं एक चीज बता दूं, देखिए मैं एक चीज बताऊं कि अगर किसी को कोई वास्तव में प्रॉब्लम है, और कोई, देखिए मैं सारी चीजों को छुपाता तो है नहीं, सारी चीजें मैं अपने वीडियो में डालता हूं, लेकिन आपको सारे वीडियो, कोई प्रीमियम सर्विस लेना चाहता है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं आने वाले समय में प्रीमियम सर्विस शुरू करने वाला हूं, किसी को पर्सनली मेरे से काम हो या बात करनी हो या कोई चीज सलाह लेनी तो ले सकता है। उसके लिए मैं एक वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूं, और उसमें ट्विटर पे आप चीजें मिल जाएंगी आपको, और आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आने वाले समय बहुत जल्दी इस पे काम चल रहा है, लेकिन जैसे बन के तैयार होगी मैं आपको बता दूंगा उसको। तो आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए एक काम करें, वीडियो को शेयर जरूर करा करें अपने मित्रों और जो आपके साथी हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है और ज्यादा आ सकता है। भाई 2 और 2 1 और 1 11 होता है, तो भाई चीजें कुछ आपको समझ में, कुछ आपके मित्र को समझ में, तो ज्यादा चीजें जल्दी समझ में आ सकती हैं। तो मेरा फिर से डिस्क्लेमर है, मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इसलिए मेरे कहने से भी स्टॉक बाय और सेल ना करें। और मेरा निवेदन ये रहता है किसी दूसरे कहने से भी स्टॉक बाय और सेल ना करें। तो अगर मेरे को पहली बार सुन रहे हैं तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले समय में वीडियो आपको और मिलते रहे। स्टॉक को भी मैं एनालाइज करूंगा आने वाले समय बहुत जल्दी से। आज ये वीडियो आ रहा है, लेट आ रहा है थोड़ा सा, आज जो संडे था तो संडे में मैं घर के कुछ काम थे उसमें थोड़ा बिजी हो गया, तो इसलिए मतलब टाइम से वीडियो नहीं आ पाया। तो यही है, और कोई सजेशन हो वो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो सजेशन देखिए अच्छे होंगे और मैं इन्हें चेंज कर सकता हूँ, उन्हें अवश्य चेंज करूंगा। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वैल्यू एडिशन किया होगा आपकी नॉलेज को। तो इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।